नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मश्री 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चक्रवाती तूफान आसनी का जिले में दिखा गुरुवार को असर। वाराणसी लालबर्रा में हुई झमाझम बारिश। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही के मामले में 4 अधिकारियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना। लोकायुक्त पुलिस से 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए परियोजना अधिकारी पर 2 लाख की वसूली के आदेश। सोशल मीडिया पर धर्मगुरु के विरुद्ध अश्लील टिप्पणी के मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाजपा पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। शहर के वार्ड नंबर 11 के बाद 24 में भी दूषित पानी सप्लाई होने से वार्डवासी परेशान। नगर पालिका ने दिया तकनीकी कारणों का हवाला। कटंगी के बड़े तालाब का शुरू हुआ सीमांकन कार्य। कई अतिक्रमणकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। बंगाल के दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर 2 दिन पहले बने चक्रवाती तूफान आसनी का असर गुरुवार को बालाघाट जिले में भी दिखाई दिया। इस दौरान जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में आसमान में छाए काले बादल और तेज आंधी तूफान के साथ ही लालबर्रा वाराणसी क्षेत्र में भी झमझमाझम बारिश हुई। गुरुवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे के बाद आसमान में काले बादल छाने लगे, जिसके बाद आंधी तूफान और जिले के लालबर्रा और वाराणसी क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। बारिश और आंधी तूफान की वजह से लोगों को चिलमिलाती गर्मी से तो राहत। इस दौरान लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर बारिश का खूब आनंद लिया। वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई। वाराणसी नगर से क्षेत्र के लोगों ने अपने घरों के सामने या बालकनी में खड़े होकर झमाझम बारिश का पूरा आनंद लिया। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी छा गई, क्योंकि वर्तमान समय में रबी की फसल खेतों में लगी हुई है। ऐसे में तेज धूप और चिलमिलाती गर्मी के कारण फसल पर भी असर पड़ रहा था। खेती में पानी नहीं होने से जमीन सूखने लगी थी। वहीं उपज में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग रही थी। ऐसे में किसानों के द्वारा दवा तो डाली ही जा रही थी, पर पानी न होने पर भी वह बेअसर साबित हो रही थी। साथ ही दूसरे खाद डालने के लिए किसान भी डर रहे थे कि कहीं पानी की कमी से फसल खराब न हो जाए, परंतु गुरुवार को ही झमाझम बारिश के कारण किसान निश्चित हो गए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने महिला एवं बाल विकास परियोजना बैयर के तत्कालीन परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा के द्वारा पीओएल में डीजल का निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग करने के कारण उससे 2,21,624 रुपए की वसूली करने के आदेश दिए हैं। इस राशि की वसूली दक्षदेव शर्मा के माह मार्च 2022 के वेतन से प्रारंभ कर वसूली पूर्ण होने तक की जाएगी। महिला एवं बाल विकास परियोजना बैयर के तत्कालीन परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा पीओएल में निर्धारित सीमा से डीजल का अधिक व्यय किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इस शिकायत की जांच के लिए अधिकारियों का दल गठित किया था। जांच दल ने वर्ष 2018 से 2021 तक के कार्यालयीन दस्तावेज एवं देयकों की जांच की और पाया कि परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा के द्वारा माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक 1,490 लीटर डीजल पीओएल की निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग किया गया। इसकी राशि 2,21,626 रुपये की वसूली के लिए परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा के द्वारा 29 मार्च 2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। उसके द्वारा अपने जवाब में कहा गया है कि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत परियोजना को 200 लीटर डीजल प्रति माह व्यय करने के निर्देश थे, जबकि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 में महिला बाल विकास विभाग को ऐसी कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण सीमा से अधिक उपभोग किए गए 1,490 लीटर डीजल की राशि 2,21,626 रुपये उसके वेतन से 14 किस्तों में वसूल करने के आदेश दिए गए।
प्रथम किस्त में 13,624 रुपये एवं शेष 13 किस्तों में 16,000 प्रति माह वसूल करने के आदेश दिए गए। जिले से तेंदुपत्ता भराई के काम से जिला अनूपपुर गए एक व्यक्ति की सांप काटने से मौत हो गई। मृतक राजकुमार मेश्राम 32 वर्ष ग्राम केसलेवाड़ा थाना हट्टा निवासी है। हट्टा पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मई को राजकुमार अपने गांव के लोगों के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए शहडोल गए थे। 10 मई की रात्रि में जिला अनूपपुर के ग्राम ओमदा में राजकुमार ने अपने साथियों के साथ खाना खाया और सो गया था। उसी समय राजकुमार को सांप ने काट दिया, जिसे पाली के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उसका उपचार करवाया गया। वहां से राजकुमार को शहडोल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान 11 मई की शाम 5 बजे उसकी मौत हो गई, जिसकी लाश पिकअप में उसके साथियों ने उसके घर ग्राम केसलेवाड़ा और हट्टा थाने में रिपोर्ट की गई थी। 12 मई को हट्टा पुलिस ने मृतक राजकुमार की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला अनूपपुर से संबंधित थाने में भिजवा दी गई है। बारासोनी के ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के एक आल्टो कार के बम्पर में आग लगने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि यह वाकया 11 मई की दोपहर उस समय का है जब कार मालिक तेज चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अपनी कार को घर के आंगन में खड़ी कर रहे थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार मालिक आनंद नंदनवार ने बताया कि उन्हें 11 मई को अपने परिचित की शादी में महाराष्ट्र जाना था। उन्होंने सोचा कि धूप में खड़ी आल्टो कार को अपने घर के अंदर बने आंगन में आ रही छांव के नीचे खड़ी कर दी। जब उन्होंने कार स्टार्ट की तो बम्पर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग के रूप में तब्दील हो गया, जिस पर उनके द्वारा तत्काल बाहर निकलकर आस पड़ोस के लोगों को इस बात की जानकारी दी गई, जिनकी सहायता से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। गाड़ी को क्या है, घर में अंदर रखूंगा कह के मैं उसको गाड़ी को चालू किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अंदर उसको शादी कहीं नागपुर जाना था मेरे को शादी में, तो अचानक उसमें आग लग गई। आग उसमें कुछ समझ नहीं, वायरिंग शार्ट बोल रहे थे कुछ लोग। कितने बजे की घटना है ये? करीबन 12 बजे की। कितना नुकसान होगा आपका? उसमें हुआ 25-30 हज़ार, वायरिंग वगैरह बैटरी वगैरह सब जल गई है। बारासोनी के ग्राम पंचायत कौलीवाड़ा में एक सराव में अज्ञात कारणों के कारण आगजनी की घटना होने से काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। यह घटना गत दिवस शाम को उस समय होना बताई जा रही है जब मवेशियों को बांधने की तैयारी की जा रही थी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित सुनील राणा ने दूरभाष पर बताया कि यह घटना 5 बजे के आसपास की है। आग कैसे लगी फिलहाल यह कारण अज्ञात है। आसपास के लोगों ने सराय में लगी आग को देखते हुए उन्हें खबर की, वहीं अपनी तरह से आग पर काबू पाने के लिए पानी लाकर उस पर डालने लगे। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया है, लेकिन इस आगजनी की घटना में मवेशियों का चारा, कृषि उपकरण, पैरा सहित अन्य खेती संबंधी सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। फिलहाल उन्हें कितनी आर्थिक हानि हुई है यह आकलन करने के बाद ही बताया जा सकता है। नगर के मोती तालाब परिसर स्थित वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर का यह मामला है, जहां रहने वाले लोगों को पक्की सड़क, पक्की नाली तक की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके चलते उक्त मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों और वार्डवासी काफी परेशान हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 में नगर पालिका के द्वारा रहवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए वहां WBM सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। वहीं जल्द ही उक्त मार्ग को पक्का किए जाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त मार्ग को पक्का नहीं किया गया। वहीं वार्ड में पक्की नाली नहीं होने से जगह जगह गंदगी का अंबार भी लगा रहता है। बताया जा रहा है कि सुरभि नगर के इस मार्ग को पक्का बनाने के लिए नगर पालिका के द्वारा कई बार टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन नगर पालिका के उदासीन रवैया के चलते आज भी वार्डवासियों को पक्की सड़क, नाली की सौगात नहीं मिल पाई, जिसका खामियाजा वार्डवासियों के साथ साथ चलने वाले राहगीरों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने जल्द से जल्द सुरभि नगर में उक्त मार्ग को पक्का बनाए जाने की मांग की। अरे कई बार बोलते हैं कि माने सेक्शन हो गया तो टेंडर हो गया, मगर कुछ समझ ही नहीं आता यहाँ किसको हुआ क्या हुआ, बने ही नहीं रही है। झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं सब, बस कुछ एक पर एक झूठ है बस। क्या लगता है यहाँ ये रोड पास हो गई है या फिर और डाइवर्ट हो गई या कहीं अन्य स्थान पे चली गई होगी? नहीं तो पहले कुछ दिन पहले माने ये पास हो गई थी, दूसरी जगह चली गई है। अच्छा, दूसरी जगह बन गई इसी की इस पे, पर अभी और सुनने मिला है कि बोले पास हो गई है, टेंडर हो गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं। 2-3 महीने पहले बोले कि बस ये चालू होने वाला है कार्यक्रम इसका, लेकिन अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। बताया जा रहा है कि कई बार आवेदन निवेदन करने पर भी आज तक सुरभि नगर के इस मार्ग को बनाने की जहमत नगर पालिका के द्वारा नहीं उठाई गई।
दिनों से हो रहा है जी। रोड बनाएंगे बनाएंगे कहते हैं, झूठ बोल बोल के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। खड़े रहने से कितनों के पास आके खड़े होंगे हम लोग रोड के लिए। यहाँ पे बोर्ड लगा दिए, रोड बन रही है, गिट्टी उखड़ गई, रेत उखड़ गई, ये झूठ बोल के ना उल्लू बनाते हैं। यहाँ पे कितनी आवश्यकता है यहाँ पे रोड की, जैसे कि यहाँ से आवाज? यहाँ बहुत आवश्यकता है भैया रोड के लिए। सब स्कूल के बच्चे भी यहीं से जाते हैं। वार्डवासियों ने बताया कि सुरभि नगर के इस मार्ग को बनाने और पक्की नालियों का निर्माण करने के लिए वार्डवासियों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय और नगर पालिका बालाघाट में कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन उनके इस आवेदन निवेदन का भी नगर पालिका पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह मार्ग वार्ड नंबर 24 का प्रमुख मार्ग है। यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानें होने के कारण छात्र छात्राओं का आवागमन ज़्यादा रहता है। कई बार छात्र छात्राएं दुर्घटनाओं का भी शिकार हो चुके हैं। का जो ये रोड है यहाँ पर सभी लोग आते जाते हैं, इसका बनना अनिवार्य है, ताकि यहाँ से जब वो टिकरे से जब गाड़ी उतारते हैं अपन सीमेंट रोड से, तो गाड़ी और कई लोग गिरते हैं बराबर। ये रोड बिल्कुल लेवल में बनना चाहिए, यहाँ के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, नगर पालिका क्या कर रही है? आप हैं कितने बार टेंडर हो चुका, कितने बार उखड़ गई, कहाँ है मलबा यहाँ का? वो पूछिए गवर्नमेंट से या नगर पालिका से पूछिए, अध्यक्ष से पूछिए, पार्षद से पूछिए। लेकिन यहाँ रोड नहीं बना। यहाँ रोड नहीं बना, इतने गड्ढे में इतने मकान बन चुके, ये तो फिर क्या होगा इसके ऐसे? इस पूरे मामले को लेकर मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मर्सेनिया ने बताया कि सुरभि नगर के उक्त मार्ग को बनाने के लिए नगर पालिका के द्वारा टेंडर जारी किए गए थे। अब तक उक्त मार्ग क्यों नहीं बनाया गया है, इसकी जानकारी ली जाएगी। वहीं जल्द से जल्द वार्ड में पक्की सड़क और नाली का निर्माण कर वार्डवासियों को राहत पहुंचाई जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 12 मई को कलेक्टर सभा कक्ष में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, जिसमें सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में खराब स्थिति पाए जाने पर जनपद पंचायत बिरसा के एपीओ एवं बीपीओ पर 1,000 रुपये, जनपद पंचायत खैरलांजी के सीईओ श्रुति ताराम, जनपद पंचायत बालाघाट के सीईओ गायत्री कुमार सारथी एवं लालबरा तहसीलदार श्री मार्को पर 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया और यह जुर्माने की राशि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा कराने के लिए कहा गया। इसी प्रकार कटंगी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अश्विन देशमुख को उनकी एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में श्रम विभाग से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं होने पर जिला श्रम पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में शिक्षा विभाग के सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने भंडारपुर शाला के शिक्षक श्री तुरकर के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार चांगोटोला के राजीव विद्यापीठ के द्वारा क्षेत्र के बच्चों से टीसी देने के लिए रुपयों की मांग करने एवं रुपयों नहीं देने पर टीसी नहीं देने के प्रकरण में इस विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई का भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उपनगरीय बुड़ी के समीप सुभाष नगर में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए इस मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। यहां चोरी उस समय हुई जब इस मकान के रहवासी शैलेंद्रपुरी गोस्वामी अपने परिवार के साथ एक सप्ताह से मंडला में थे। कोतवाली पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और शैलेंद्रपुरी गोस्वामी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मई को शैलेंद्रपुरी गोस्वामी मंडला ज्वाइनिंग देने चले गए थे। वहीं किराएदार नंदलाल यादव अपने निवास नैनपुर में थे, जिन्होंने 4 मई को बालाघाट आने के लिए कहा था, किंतु किसी कारणवश नंदलाल यादव अपने किराए के मकान में नहीं आ सके, जिसके बाद शैलेंद्रपुरी गोस्वामी का मकान सूना पड़ा हुआ था। 9 मई को नंदलाल यादव सुभाष नगर अपने किराए के मकान पहुंचे, जिन्होंने अपने मकान मालिक शैलेंद्रपुरी गोस्वामी के मकान का ताला टूटा हुआ देखा। अंदर जाकर देखने पर अंदर के भी कमरे के ताले टूटे और सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। मैं इसी महीने 3 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र होने के कारण मैं मंडला जा रहा था, तो यहाँ किराए वाला 4 तारीख की सुबह पहुँचने वाला था। मैं 3 तारीख को 6 बजे करीब निकल चुका था शाम के। उसके बाद जब किराए वाला मैं जब वहाँ ड्यूटी में पहुँचा 2-4 दिन बाद फिर पता करा तो ये इनसे संपर्क नहीं हो पाया मेरा किराएदार से। जब संपर्क हुआ तो वो यहाँ पे 9 तारीख को पहुँचे यहाँ ड्यूटी के दौरान ड्यूटी के लिए आए और घर में अपने किराए में सामान रखने के लिए फैमिली को लेके आए थे। और जब उन्होंने देखा ये वाला मेरा रूम एक मैंने दे रखा था जिसकी चाबी उसमें मोटर चालू करने के लिए एक रूम की चाबी दे रखा था। जब उन्होंने खोलने के लिए चाबी लगाई तो पहले से ताला टूटा हुआ मिला।
फिर अंदर का भी ताला टूटा मिला और सब पूरे घर का सामान बिखरा हुआ। उसके बाद उसने मुझे सूचना दी, जो मेरा किराएदार है श्री नंदलाल यादव जी, जो बैंक के कर्मचारी हैं, जिसमें मेरे कुछ नकदी गायब हुआ, जेवर में सोने की चैन और चांदी की पायल है। लगभग कितने की लागत का हो टोटल? 1.5 लाख के आसपास मेरा नुकसान हुआ। और दरवाजे तो ताला और काफी तोड़फोड़ हुई है घर में। इसके पहले भी कभी ऐसी घटना हुआ है सर, 3 साल पहले 2 बार चोरी हुई थी। अच्छा, उसमें भी वही कारण था कि घर सुनार था। अच्छा, मतलब यहाँ कोई रहते नहीं थे? हाँ, मतलब अब कहीं अपने को अपने गांव जाना है, लांजी जाना है या फिर कहीं ड्यूटी जाना है या कुछ, तो घर नहीं सुना रख सकते हैं। गुरुवार से कटंगी में राजस्व एवं नगर परिषद के अमले ने शहर के बड़े तालाब के सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तालाब के सीमांकन की शुरुआती कार्रवाई में कई जगहों पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। हालांकि अभी पूरे तालाब का सीमांकन नहीं होने के कारण कितनी भूमि पर अतिक्रमण है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीमांकन की कार्रवाई वार्ड क्रमांक 4 वाले हिस्से से शुरू की गई और दोपहर करीब 1 बजे तक वार्ड क्रमांक 13 के कुछ हिस्से का सीमांकन किया गया। अब शुक्रवार को पुनः आगे के सीमांकन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सीमांकन की कार्रवाई के दौरान 5 पटवारी, 1 राजस्व निरीक्षक और नगर परिषद के उपयंत्री के साथ ही नगर परिषद का अमला भी मौजूद रहा। तालाब की सीमांकन की कार्रवाई में 3 दिन का समय लगने का अनुमान है। बहरहाल आज पहले ही दिन की कार्रवाई के बाद तालाब के कुछ हिस्से के अतिक्रमण का पता लगा है। जैसे जैसे सीमांकन कार्य पूरा होगा वैसे वैसे अतिक्रमण के और मामलों का उजागर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कलेक्टर साहब से भू अभिलेख से रिकॉर्ड निकलवाया बालाघाट से, तो इसका 1914-15 के हिसाब से 37.76 डिसमिल का एरिया दर्शित है। मेरे पास नक्शे खसरे हैं अध्यक्ष के पास में। उसके बाद हमको भी वर्तमान में पट्टे पर 10.550 आरे ये तालाब मिल रहा है। तो हमारा कहना ये है कि ये पूर्व की भांति जो तालाब था 37.76 वो पूरा एरिया यानी कहने का सीमांकन करके निकाला जाए और उसका गहरीकरण, सौंदर्यीकरण ये करवाए। एसडीएम से कि सबसे पहले सीमांकन और अतिक्रमण जो है उसको हटाना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसे हटाना चाहिए। जब पर मुझे पता पड़ा कि 36-38 एकड़ समथिंग थी पहले यहाँ की ज़मीन, पर अब मुझे ये पता पड़ा कि सिर्फ 25 एकड़ है। तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों से और आदरणीय एसडीएम महोदय से और बड़े अधिकारियों से कि पहले जो बाकी है वो कहाँ गायब हो गई है, उसका तो कुछ पता पड़े। नगरीय निकाय को चुनाव में ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। पंचायतों का चुनाव भी ईवीएम से करवाने पर 3 माह से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि ईवीएम की संख्या सीमित है। इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह बात प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में और पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी रखें कि किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। श्री सिंह ने कहा कि कोई भी समस्या हो तो उन्हें अथवा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत बताएं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की समीक्षा कर जानकारी आयोग को उपलब्ध कराए। निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग भी करें। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए चुनाव मोबाइल ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार करें। श्री सिंह ने कहा कि नवीन प्रावधानों के अनुरूप पार्षदों के निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण व्यवस्थित रूप से करवाए। रिजर्व ईवीएम सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाए। सभी कलेक्टर्स चुनाव सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा कर ले। मतदान पेटी का मेंटेनेंस करवा ले। मतपत्र मुद्रण के लिए सभी तैयारियां पहले से कर ले। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने कहा कि रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर आयोग को सूचित करें। मतदान केंद्रों का सत्यापन कराए और आवश्यकता के अनुसार उनकी मरम्मत भी करवा ले। राजनीतिक दलों के साथ समय समय पर बैठक आयोजित करें। इसी प्रकार मतगणना स्थल का निर्धारण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। जिला, नगरीय निकाय एवं ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर ले। इसके अतिरिक्त बैठक में ईवीएम, सूचना प्रौद्योगिकी, सामग्री प्रबंधन और प्रशिक्षण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। लालबर्रा के सिवनी मार्ग पर स्थित सेंट्रल बैंक शाखा लालबर्रा का गत 5 दिनों से लिंक फेल होने के कारण बैंक के उपभोक्ताओं सहित व्यापारियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
सेंट्रल बैंक शाखा लालबरा का लिंक फेल होने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए पद्मेश 24/7 ने सेंट्रल बैंक के 5 दिनों से लिंक फेल का समाचार दिखाया गया था, जिसके बाद बैंक प्रशासन हरकत में आया और 5 दिनों से बैंक का सर्वर जिससे बैंकिंग कार्य के समस्त सिस्टम चलते हैं वह उड़ चुका था, उसे सुधारा गया और 12 मई से बैंक का लिंक फिर से चालू हो गया है। गुरुवार से पूर्व की तरह सेंट्रल बैंक में बैंकिंग कार्य प्रारंभ हो चुका है और नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बैंक का लिंक चालू होने के साथ ही रुपए जमा करने, निकालने, स्टेटमेंट मिलने सहित समस्त कार्य होने की जानकारी लगने के बाद बैंक उपभोक्ता बैंक पहुंचे, जिससे एकाएक उपभोक्ताओं के बैंक पहुंच जाने से बैंक में भीड़ लग गई। वहीं बैंक के कर्मचारियों ने बारी बारी से सभी का कार्य किया। बैंक उपभोक्ताओं ने बताया कि गत 5 दिनों से बैंक का लिंक फेल था, जिसके कारण कोई भी कार्य बैंक में नहीं हो रहे थे और रोजाना ही बैंक के वे चक्कर भी लगा रहे थे, परंतु गेट लगा होने के कारण बेरंग ही वापस हो जाते थे। 12 मई से लिंक चालू होने के साथ ही सभी कार्य शुरू हो चुके हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि सेंट्रल बैंक में सबसे अधिक ग्रामीण जनों के खाते हैं और वर्तमान में पीएम आवास की राशि हितग्राहियों के खाते में आ चुकी है। उसे निकालने के लिए ग्रामीण जन बैंक आते हैं, परंतु समय पर काम नहीं होने के कारण हितग्राहियों के साथ ही पेंशन लेने वाले व्यापारियों सहित अन्य लोगों को भी परेशानी होती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि बैंक में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में बाहर व बैंक के अंदर खड़े रहना पड़ता है, जबकि बैंक में समस्त सुविधाएं होनी चाहिए। गोंदिया जिले के दौनेवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम मुर्दाड़ा की बैनगंगा नदी में बुधवार को खैलांजी निवासी चुन्नीलाल रणगड़े की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैलांजी निवासी मृतक चुन्नीलाल रणगड़े उम्र 50 वर्ष बुधवार को मुर्दाड़ा थाना दौनेवाड़ा जिला गोंदिया महाराष्ट्र में बाजार में अपने बैलों के पैर में लोहे की टाप लगवाने के लिए गया हुआ था। वहां सावरी से बैनगंगा नदी पार कर गया हुआ था, जो बाजार में बैलों के पैर में टाप लगवाकर बाजार कर वापस अपने ग्राम खैलांजी आने के लिए बैनगंगा नदी पार कर रहा था। तभी अचानक बैनगंगा नदी पार करने के दौरान वो पानी में डूब गया, जिसे डूबते हुए उक्त स्थान से आवागमन कर रहे लोगों के द्वारा देखा गया, जिसकी सूचना उसके द्वारा अन्य लोगों को दी गई, जिन्होंने तत्काल ही दौनेवाड़ा थाना महाराष्ट्र पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस के द्वारा रात्रि में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, परंतु अंधेरा बहुत होने के कारण कुछ नहीं किया जा सका, जिसके बाद गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गोताखोरों की मदद से नदी में शव की तलाश की गई, जिसमें करीब 2 घंटे बाद गोताखोरों को सफलता हाथ लगी, जिन्होंने शव को नदी से निकालकर किनारे पर लाया, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस ने मृतक की शिनाख्त चुन्नीलाल रणगड़े 50 वर्ष खैलांजी के निवासी के रूप में कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की गई। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां एक और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण जल संकट गहरा गया, तो वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में अब गंदे और दूषित पानी की सप्लाई किए जाने की भी शिकायतें मिलने लगी है। नगर के वार्ड नंबर 11 के बाद अब वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी निवासियों ने पर्याप्त मात्रा में पेयजल न मिलने के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से मटमैला और हरे रंग का दूषित पानी की सप्लाई किए जाने की शिकायत की है। वार्ड वासियों के अनुसार उनके वार्ड में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं की जा रही है। वहीं नगर पालिका के द्वारा हरे रंग का पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो किसी काम का नहीं है। वार्ड वासियों को शुद्ध पेयजल न मिलने के चलते इंदिरा नगर निवासी हैंडपंप का पानी लाने और पीने के लिए भी मजबूर है। दिक्कत यह है कि आज लगभग 3 दिन से जो पानी है वो एकदम ऐसा गंदा पानी आ रहा है, जैसे गटर का पानी आता है उस टाइप का, और पानी में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। और ये पानी जो है सुबह जो नगर पालिका का पानी आता है फिल्टर प्लांट से, वो प्लांट का पानी आ रहा है इसमें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये पानी फिल्टर प्लांट का है या डायरेक्ट नदी से आ रहा है, जबकि नदी में भी अभी बारिश नहीं हो रही है तो पानी वहां भी गंदा नहीं है, लेकिन ये इतना गंदा पानी कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम लोग जो है पीने के और खाने के तो छोड़ो, इसमें कपड़े धोने लायक का भी पानी नहीं है, इतना गंदा पानी आ रहा है। ये सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ पे, और नगर पालिका को हम टैक्स वगैरह सब देते हैं, उसके बावजूद भी हमको यहाँ सुविधा पानी की नहीं मिल रही है। अभी 3-4 दिन से बहुत परेशानी चल रही है पानी की। पानी जब लेते हैं तो उसमें बदबू भी आती है सर पानी में, वो नहाने लायक भी नहीं है और कपड़े धोने लायक भी नहीं है, पीने की तो छोड़ो। एक तो हर तरफ पानी का हाहाकार मचा है बेचारे यहाँ, और मच्छरों का अलग प्रकोप चल रहा है, और ऐसा पानी गंदा आ रहा है कि आपने देखा होगा कि ना पीने लायक है, ना उसमें कपड़े धो सकते हैं, और यहाँ तक कि जानवर भी उस पानी को पी नहीं सकता। तो बड़ी अजीब समस्या है, बेचारे सब परेशान। एक तो पानी कम आ रहा है, दूसरी बात क्या है कि ऐसा गंदा पानी 4-5 दिन नगर पालिका को ये लोग टैक्स भी देते हैं,
और सहयोग भी करते हैं। अब नगर पालिका का काम है कि अगर नल चालू है तो ये चेक करे कि पानी अच्छा आ रहा है कि गंदा आ रहा है। इसको नगर पालिका स्टाफ की भी गलती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि वार्ड नंबर 24 में हरे रंग के दूषित पानी सप्लाई किए जाने की शिकायत मुझे अभी तक किसी वार्डवासियों ने नगर पालिका में नहीं की। यह मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जिसका पता लगाया जाएगा। यदि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते वार्ड में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है तो उसे तुरंत दुरुस्त कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी।